महंगाई के संदर्भ में। हमने मीरा भाईंदर शहर में 3 जिला अध्यक्ष को बहुत सक्रिय रूप से देखा है। एक है संतोष पेंडुलकर, दूसरे अंकुश मालुसरे और तीसरे अभी जो नवनियुक्त हुए हैं अरुण कदम। इन तीनों में एक बात जो सबसे कॉमन थी, ये एक ही जगह पर एक ही जनसमूह के साथ एक ही समान चेहरे वालों के साथ 10 बार 50 बार आंदोलन करते थे। आज अरुण कदम की नियुक्ति के बाद भी जो भीड़ है उसमें कहीं भी बढ़ोतरी नहीं दिखी है। 50 लोगों के अंदर ही वहाँ खड़े थे आंदोलन करने वाले, उससे ज़्यादा तो पुलिस वाले भी थे अगर आप जाके वहाँ पे काउंटिंग करेंगे तो क्या ये कह सकते हैं कि 3 साल होने को आ गया, लेकिन राष्ट्रवादी का 3 साल अभी तक आंदोलन हो रहा है। मीरा भाईंदर इतना बड़ा क्षेत्र है लेकिन बार बार एक ही जगह को टारगेट किया जा रहा है और एक ही लोग, एक ही जनसमूह है जो मीडिया में आके अपना वक्तव्य दे रहे हैं, एक ही जनसमूह है जो मीडिया में आके अपनी बातें रख रहे हैं, बाकी तो कोई दिख ही नहीं रहा है। तो क्या ये है राष्ट्रवादी की विस्तार पॉलिसी मीरा भाईंदर शहर में कि कोई दिख ही? ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो ये सरकार इन्होंने गिराई है उसी के साथ साथ जनता का वो विश्वास गिरा दिया जो उनका राष्ट्रवादी के प्रति था, जो उनका कांग्रेस के प्रति था, जो उनका विकास के प्रति था। मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि सरकार तो गिरी, राष्ट्रवादी सरकार गिरी, तो क्या ये कह सकते हैं कि मीरा भाईंदर की जनता समेत महाराष्ट्र की जनता का एक बड़े पैमाने पर विश्वास भी गिर गया? ने यहाँ महाराष्ट्र में सत्ता पलट किया है और राष्ट्रवादी को बिल्कुल एक तरीके से दरकिनार कर दिया है। वो राष्ट्रवादी जो कभी पक्ष में थी आज विपक्ष में बैठी हुई है, तो ये कह सकते हैं कि उनके मंत्री जितेंद्र आवार समेत जितने भी मंत्री हैं जो जगह जगह घूम घूम करके जहां पे बंजर जमीन थी राष्ट्रवादी की वहां बीज बोने का काम कर रहे थे, उसे उपजाऊ बनाने का काम कर रहे थे, उनका राज्य में बेअसर हो जाना उनके ग्रामीण क्षेत्र में और नगर क्षेत्र में उनके असर को खत्म कर देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे जनता समाचार। इस वक्त मैं आपको दोबारा उस शख्स से मिलवाने के लेकर आया हूं जिससे हमने बहुत दिनों से मुलाकात नहीं की और मीरा भाईंदर के बारे में जिसने हमें बहुत दिनों तक कुछ बताया नहीं। श्याम राव जी इस वक्त हमारे साथ है। श्याम राव जी, बहुत लंबे समय के बाद हम वार्ता करने वाले हैं। आज आपने इतना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम वार्ता शुरू करें, वार्ता की ओर जाएं और मीरा भाईंदर के अहम मुद्दों को कवर करें। इससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि राष्ट्रवादी का असर ग्रामीण लेवल से लेकर के नगर तक जितना भी था, जितने भी उनके नेता मंत्री घूम घूम के अपना वर्चस्व बना रहे थे, आपको नहीं लगता कि केंद्रीय में और साथ ही साथ राज्य में उनके बेअसर होने के बाद उनके जितने भी असर ग्रामीण से लेकर के नागरिक राज्य तक थे वो सब अब कम हो गए? बहुत बहुत शुक्रिया राम, फिर एक बार आप मेरे पास आए। आपके सवालों का जवाब देने से पहले मैं आज इस शुभ दिवस के बारे में कहना चाहता हूँ। आज पूरे हिंदुस्तान के लिए, महाराष्ट्र के लिए, हमारे हिंदू भाइयों के लिए आज आषाढ़ी एकादशी, साथ ही साथ हमारे मुसलमान भाइयों के लिए आज बकरा ईद है। तो मैं दोनों समाज के, दोनों धर्म के सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज का दिन इतिहास में हिंदू मुस्लिम भाईचारा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है कि एक ही दिन में 2 संयोग, एक शुभ पर्व दोनों धर्मों का एक साथ आया है। ये कहीं न कहीं विधि का विधान है और ये कहीं न कहीं हमें जताता है कि हिंदू मुस्लिम का भाईचारा हमेशा कायम रहना चाहिए। और मैं दावे से कहता हूँ, मीरा भाईंदर में मेरा एक बहुत लंबा सफ़र है। मीरा भाईंदर में अगर हिंदू मुस्लिम का भाईचारा देखना चाहे तो ये एक बहुत बड़ी बुनियाद यहाँ पर और एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और ये उदाहरण हिंदू मुसलमान की एकता का उदाहरण मीरा भाईंदर शहर की तरह हिंदुस्तान के सभी राज्यों के शहर को अपनाना चाहिए कि मीरा भाईंदर शहर एक अव्वल दर्जे का शहर है अमन शांति के लिए। और यहाँ पर सारे हिंदू मुसलमान भाई मिलजुल कर रहे हैं, रहते आए हैं और आगे भी मिलकर रहेंगे। ये संदेश मैं पूरे मीरा भाईंदर वासियों के साथ पूरे देश के युवाओं को, खास करके युवाओं को देना चाहता हूँ कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। और जहाँ तक रहा आपके सवालों का प्रश्न, राष्ट्रवादी कांग्रेस कहाँ तक खड़ी है, कहाँ गई, कहाँ तक पहुँची, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस ये आज की पार्टी नहीं है, बहुत ही जूनी पार्टी है और 20 साल पहले की 20 साल 25 साल हमारी पार्टी होने आई है। और ये जो वर्चस्व है आज भी, और जिस तरह आज जो वर्चस्व है, सत्ता आती है जाती है, ये लेन देन चलता रहेगा, लेकिन जनता का विश्वास बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता और कई राज्य ऐसे भी है जहाँ पर हमारे कार्यकर्ता, हमारे ऑफिसर्स है, उनका पूर्ण विश्वास है राष्ट्रीय कांग्रेस की। हमारी पार्टी
सभी धर्मों को लेकर चलनी पड़ी। धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, ऐसा नहीं कि धर्मनिरपेक्ष मतलब कि हमारे पास हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी, ईसाई भी है। तो राष्ट्रीय कांग्रेस कहीं से बैकफुट पर नहीं है। अभी आने वाले समय में सरपंच का चुनाव है, जिला परिषद का चुनाव है, सभी चुनाव पर हमारे सभी बड़े अग्रसर नेता, बड़े नेता सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वर्चस्व है मीरा भाईंदर के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में हमेशा कायम रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। श्यामराव जी, आपने तो बहुत अच्छी बात बोली कि 2.5 साल तक आपकी पार्टी जो है राज्य में राज करती रही। उसने चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या नगर क्षेत्र हो या मेट्रोपॉलिटन एरिया जैसे मुंबई सिटी हो, वहां पर अपना एक बहुत बोलते खोया हुआ वर्चस्व कायम किया। वो राष्ट्रवादी का वर्चस्व जो आज से 10 साल पहले था, वो शरद पवार का वर्चस्व जो आज से 10 साल पहले था, उसको राष्ट्रवादी ने 2.5 साल में कायम किया, जिसका नगर परिषद चुनाव में नतीजा देखा जा सकता है कि राष्ट्रवादी पार्टी जो है वो सेकंड नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। लेकिन इस तरीके से जो बीजेपी ने यहां महाराष्ट्र में सत्ता पलट किया है और राष्ट्रवादी को बिल्कुल एक तरीके से दरकिनार कर दिया है, वो राष्ट्रवादी जो कभी पक्ष में थी आज विपक्ष में बैठी हुई है, तो ये कह सकते हैं कि उनके मंत्री जितेंद्र आवार समेत जितने भी मंत्री हैं, जो जगह जगह घूम घूम करके जहां पे बंजर जमीन थी राष्ट्रवादी की, वहां बीज बोने का काम कर रहे थे, उसे उपजाऊ बनाने का काम कर रहे थे, उनका राज्य में बेअसर हो जाना उनके ग्रामीण क्षेत्र में और नगर क्षेत्र में उनके असर को खत्म कर देगा? बिल्कुल नहीं, मेरा मानना बिल्कुल नहीं। जहां तक हमारे सभी नेताओं ने बीज बोया है, बीज बढ़ेंगे, फल उगेंगे और उसका फल जरूर मिलेगा। और जहां तक राष्ट्रीय कांग्रेस का सवाल है, जब 2019 में हम जीत के आए, हमारे पास 53 सीट थी। लोगों का मानना था कि राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी खत्म हो चुकी है। हमें यही विपक्ष भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि राष्ट्रीय कांग्रेस को वर्चस्व से खत्म हुआ, लेकिन 53 सीट लाकर और जिस तरह से हमने महाविकास आघाड़ी बनाई थी, उसकी तारीफ महाराष्ट्र की हर एक जनता ने किया है। ये तो इन्होंने मिल तोड़ जोड़ के सरकार बनाई है। ये जो इन्होंने सरकार बनाई है, इन्होंने जनता ने मैंडेट नहीं दिया, इन्होंने आपस में मिलकर सरकार बनाई है। जो हमारे साथ थे कल उनके साथ चले गए, क्यों गए, क्या गए, ये सारी दुनिया जानती है, महाराष्ट्र की जनता दी। आज शिवसेना जिस तरह बैकफुट पे है, लेकिन हमने शिवसेना का समर्थन किया, हमने कभी ना नहीं मिला, कांग्रेस भी एक साथ खड़ी थी। तो ये इसका मतलब ये नहीं था कि अगर भारतीय जनता पार्टी महाविकास आघाड़ी में सेंध लगाने में कामयाब हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी पार्टी पिछड़ गई है। अब आने वाले समय में महानगर पालिका के चुनाव आएंगे, जिला परिषद के चुनाव आएंगे और जनता जरूर साथ देगी। और कहीं ना कहीं शिवसेना भी अभी अपने हम ग्रास रूट से लड़े हैं, ग्रास रूट से लड़ते जाएंगे और अपनी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर जनता तक हम पहुंचेंगे। ये वही हाल मीरा भाईंदर का था, मीरा भाईंदर में वही हाल हो गया है। पिछले 8 साल से मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन क्या इन्होंने तोहफे में दिया, इस मीरा भाईंदर शहर को इन्होंने क्या दिया, ये सब जाके हम जनता को बताएंगे। मैं तो कहता हूं मीरा भाईंदर शहर के सभी रहवासियों से, आपने 2 बार इनको चुन के दिया, लेकिन आज तक आपने इनके कार्यों का ब्यौरा नहीं मांगा। आज ये 27 अगस्त शायद ये कार्यकाल में खत्म होने वाला है नगर पालिका का, मीरा भाईंदर शहर का, तो आने वाले समय में ये फिर बाहर निकलेंगे। देखिए आज ये कुछ ना कुछ कार्य, इनके 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 ऑफिस खुल रहे हैं, ये दिखा रहे जनता को। लेकिन विकास के मुद्दे में मीरा भाईंदर आज भी पिछड़ा। यही 2017-18 में इन्होंने कहा था कि मीरा भाईंदर में 24 घंटा पानी आएगा, ये आपके रिकॉर्ड में भी होगा, इन्हीं के आमदार ने कहा था, लेकिन आज तक पानी नहीं आया। आज चंद दिनों पहले इतने जोरदार वर्षा हुई थी मीरा भाईंदर में, हर जगह पानी पहुंच गया, हर जगह पानी पहुंच गया। ये अभी ये भारतीय जनता पार्टी के 62 नगर सेवक है। हम तो विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन विपक्ष को फर्ज बनता है, अगर आप कहाँ बैठे हैं आप, ठीक है सर, हम आज हमारे नगर सेवक नहीं, लेकिन आज हम जानते हैं हमारी दूसरी घटक पार्टी है, आज कांग्रेस है, शिवसेना है, हम समझते हैं आप विपक्ष, लेकिन हर विपक्ष का ये फर्ज बनता है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उनकी गलतियों को दिखाएं जनता के सामने। वही विपक्ष का कार्य आज हम दिखा रहे। आज ही थोड़ी देर पहले हमारे अरुण बाबू कदम ने भी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो बताया था कि जितने भी ठेकेदार हैं उनको ब्लैकलिस्ट में डालना चाहिए। उसमें सच्चाई है कि जिस तरह से मैं बोलता हूं वन ऑफ द बेस्ट गटर की लाइन मीरा भाईंदर की है। और ये मीरा भाईंदर की गटर कौन से काल में बना था? सन 90-95 बना था, जब राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार थी। पेनकर पाड़ा से लेकर भाईंदर वेस्ट से, उत्तन से लेकर राई मोरवा से लेकर भाईंदर ईस्ट, देसल पार्क से लेकर आपको चेन्नई चला जाए, यहाँ के सारे गटरों का काम एक नंबर से बना। सिर्फ यहाँ के बीजेपी के नगर से क्या किया, हर साल इसका रिनोवेशन किया गटर का। लेकिन जब बारिश आती थी, हमारे कार्यकाल भी थे, हमारे डांबर के ऊपर डांबर डालना, पैच करना, अभी आधे पैच वर्क अभी भी पड़े हुए। तो ये आप जिस नगर से को चुन के देते हो, उस नगर सेवक का दायित्व होता है कि आने वाले बारिश के मद्देनजर उसे
देखना चाहिए कि अपने वार्ड में क्या क्या कमियां हैं, अपने वार्ड की गटरेज जो गटर लाइन है वो साफ सुथरी हुई कि नहीं, वहां से कचरा निकला गया, आपके अपने प्रभाग समिति से काउंट गई। ये सब चीजें राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार थी तो उसको हम क्या करते थे। ऐसा नहीं बोलते कि हम एकदम 100% सक्सेस थे, लेकिन हमारे जितने भी नगर सेवक थे 1 महीना पहले प्रभाग समिति वार्ड समिति मिलकर कचरा के अधिकारियों से मिलकर वहां की गटर की साफ सफाई। लेकिन जब से ये सरकार आई है, इनका सेकंड टर्म है, आप पिछली बार भी देखिए पानी भरा था, इस बार भी देखिए पानी भरा, तो ये इनके कार्य करने की शैली है। सिर्फ सबका साथ, सबका विश्वास जताने से आप शहर की सुंदरता नहीं बढ़ा सकते। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है। तो मीरा भाईंदर शहर के रहवासियों को सोचना होगा कि जिस तरह आप इन लोगों को वोट डालते हो, इनके 8 साल का आप कामों का ब्यौरा मांगिए। आप इन्होंने 8 साल में अपने अपने पर्सनल वार्ड में बताइए कि आपने हमारे पर्सनल वार्ड में क्या किया, उसका ब्यौरा मांगिए और वोट डालिए। मैं तो चाहता हूं कि मैं किसी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में नहीं बोल रहा कि किसी भी नगर सेवक को चुनने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये नगर से हमारे भविष्य में क्या क्या कर सकता है। आज जिस स्थिति में 8 साल पहले मीरा भाईंदर थी, आप बोलते हैं सीमेंटेड रोड बन गया। सीमेंटेड रोड, ये आपको याद होगा कि जिस वक्त आदरणीय गिलबर्ट मेंडोसा जी आमदार थे उस वक्त ये पारित हो चुका था, लेकिन ये बात में गिलबर्ट मेंडोसा जी ने जिक्र भी किया है, जिक्र भी उस वक्त पारित हो चुका था। लेकिन दुर्दैव से इलेक्शन हुआ और नए आमदार आए तो क्रेडिट उनको चला जाता है। लेकिन 20 साल पहले भी डांबर रोड बनाने का पूरा क्रेडिट राष्ट्रीय कांग्रेस था। यहाँ पर कच्ची सड़कें थी, हमने अच्छे डांबर रोड जिससे हमारा बजट था, महानगर जो बजट था उसे। लेकिन 2000 संघ के बाद, 2004 के बाद, 5 के बाद जब सीमेंटेड रोड का प्रस्ताव आया मीरा भाईंदर के लिए, तो इसको प्रस्ताव पारित करने वाले राष्ट्रीय कांग्रेस ही था। लेकिन मीरा भाईंदर की जनता को बताने में हम असमर्थ हो गए। तो कहीं ना कहीं आपके माध्यम से हम जनता को बताना चाहते हैं कि जितने भी विकास के कार्य है मीरा भाईंदर में हमने किए, ऐसा नहीं किए। लेकिन एक वेव्स आया था, एक लहर आई थी भारतीय जनता पार्टी की, और ये कैसे जीते, ये जीतने का भी मुख्य कारण क्या है, ये हमारे नगर से तोड़ के गए। देखिए आज पॉलिटिक्स में क्या होता है, चाहे बीजेपी हो, शिवसेना हो, कांग्रेस आती है, यहाँ के कार्यकर्ता वहां जाते हैं, वहां के कार्यकर्ता यहाँ आते हैं। कोई बचपन से तो पॉलिटिक्स सीखता नहीं है, टाइम लगता है। आप 20 साल की उम्र हो गई, 25 साल की उम्र, इसलिए मैं अब स्पेशल विनंती करना चाहता हूँ, अनुरोध करता हूँ युवाओं से कि आप अपने फर्ज निभाइए। देखिए राजनीति में आपका योगदान बहुत जरूरी है, युवाओं का, चाहे युवा हो युवती हो, कि आपसे ही देश आगे बढ़ेगा। तो मीरा भाईंदर शहर के सभी युवाओं से निवेदन करते हैं कि आप अभी यंग हो गए, 20-22 साल के, आपको आना चाहिए ताकि मीरा भाईंदर का विकास हो, बदले। मीरा भाईंदर में विकास के नाम पर इन्होंने आज तक देखा जाए जो मेन स्पॉट होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। शिक्षा में अभी हम लोग चिल्ला के बीएमसी का 10th स्तर तक गए थे, आप भी जानते हैं, तो 10वीं तक पढ़ा हुआ। तो ये सब चीजें हैं। आज भी मीरा भाईंदर में इतने प्राइवेट अस्पताल खुल चुके हैं कि लोग ये असमंजस हो जाता कि कौन से अस्पताल में जाए, जबकि एक ही गवर्नमेंट अस्पताल है टेम्बा, और टेम्बा की स्थिति ऐसी आप भी जानते हैं। तो ये सब चीजें, बहुत चीजें हैं ऐसा। आज मीरा भाईंदर में एक प्रॉपर डेपो नहीं है। हाँ, मीरा भाईंदर में आज तक फेरी वालों की समस्या सॉल्व नहीं हुई। कितने साल हो गए, आप जाइए बीपी रोड, नगर रोड, कैबिनेट, आज भी वही समस्या है। मीरा भाईंदर अभी गार्डन बनने लगे, पर उसको गार्डन नहीं था, गार्डन की सुविधा नहीं था। आज बने गार्डन के नाम पर इन्होंने कितना टीरिया उठाया, क्या किया, सारी जनता जानती है। तो कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर विकास से वंचित रहा है। लेकिन आने वाले समय में क्या ये कह सकते हैं कि विकास के इस वंचित पूरी खेल में राष्ट्रवादी एक विकल्प बनकर उठेगी जनता के लिए, और खासकर उन जनता के लिए जो अवगत है इन सारी क्रियाओं से जो इस वक्त मीरा भाईंदर में घटा है और जिसके बारे में अभी कुछ देर पहले आपने जिक्र किया? नहीं, ये आपकी बात में सच्चाई है। मैं खुद चाहता हूं कि हम जनता को अवगत कराएं। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी इस देश में क्या किया, क्या नहीं किया, सब जानते हैं। देश में बनाने 60 साल तक राज किए, तो देश में बनाने उनका बड़ा योगदान है। आज 10 साल से आप सत्ता में आए हो, धर्मनिरपेक्ष पार्टी की बात करते हैं, आप हिंदुत्व की बात करते हैं, ये बात करते हैं, ठीक है, ये आपका एजेंडा होगा। लेकिन जहां पर विकास का मुद्दा आता है तो हमने भी बहुत कार्य किए। लेकिन सत्ता पलट होती है, सत्ता जाती है, आती है, जाती है, रहेगा। लेकिन श्याम जी, अभी प्रधानमंत्री का हैदराबाद में एक स्पीच देखने को मिला था। जगह जगह जाकर वो स्पीच दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में सत्ता पलट की है, जिस तरीके से महाराष्ट्र में विरोधियों को विरोध जगह बैठा के गिरा दिया गया है, उसी तरह से तेलंगाना में, कर्नाटका में तो उनकी सरकार है, तमिलनाडु में और केरल में भी वो हाल करेंगे। तो क्या ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो ये सरकार इन्होंने गिराई है, उसी के साथ साथ जनता का वो विश्वास गिरा दिया जो उनका राष्ट्रवादी के प्रति था, जो उनका कांग्रेस के प्रति था, जो उनका विकास के प्रति था? मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि सरकार तो गिरी, राष्ट्रवादी सरकार गिरी, तो क्या ये कह सकते हैं कि मीरा भाईंदर की जनता समेत महाराष्ट्र की जनता का एक बड़े पैमाने पर विश्वास भी गिर गया?
बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री का वक्तव्य सराखों पे, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, पंतप्रधान है, सर्वोत्तम नेता है। वो जो बोलते हैं उनकी बातों को सबको सुनना ही पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, साउथ इंडिया एक ऐसा पट्टा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट आपको महाराष्ट्र को एग्जांपल लेकर हाँ, वही बता रहा हूँ, महाराष्ट्र को एग्जांपल बता। साउथ इंडियन एक ऐसा पट्टा है कि जहाँ पर धर्म के लिए कोई जगह नहीं है। दे आर वेरी एजुकेटेड पीपल। वो उन लोगों का मानना है विकास, वो डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं। आप वहाँ पर कितने भी झंडे फहराए, कितने भी वादे करे, लेकिन देखिए आज केरल में आज तक वो आ नहीं सके। कर्नाटका में वो भी मैं बताऊँ जोड़ तोड़ की सरकार बनाई इन्होंने, इतने इजी वन साइड मैंडेट नहीं मिला था इनको कर्नाटक में भी। आज आंध्रा में जाइए, ऐसे पट्टे जो साउथ के पट्टे हैं, बहुत ही मुश्किल है यहाँ पर आना। आए तो देखो सत्ता में परिवर्तन, जहाँ उन्होंने जहाँ तक महाराष्ट्र को प्रेसिडेंट बन चुका है अभी वो। ठीक है, अच्छी बात है ना। जहाँ तक आप बोलते हैं महाराष्ट्र का मुद्दा लेकर उन्होंने बताया, महाराष्ट्र में जनता ने इनको मैंडेट दिया था, बात है 106 दिया था, लेकिन इनको बाहर रखने के लिए 3 पार्टियां, 3 दल एक साथ आई कि सबकी सोच मिली तो एक महाविकास आघाड़ी बनी। तो जनता ने भी इनको नकारा था। हाँ, भले 106 है, आज भी जनता इनको नकार रही है, भले इन्होंने तोड़ा। इन्होंने आज एमएलए तोड़े या एमएलए इनके पास गए, लेकिन जिस जनता को जिस एमएलए ने चुन के दिया था, जनता ने जिस एमएलए को चुना था वो एमएलए नहीं है शायद। तो वो एमएलए गए, वो अपनी मर्जी से गए, क्या कारण से गए, लेकिन विकास के मुद्दे में और महाराष्ट्र के जनता के मुद्दे में आज भी जनता महाविकास आघाड़ी के साथ है। श्याम भाई, बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे पूछूंगा कि अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रवादी ने एक आंदोलन किया था महंगाई के संदर्भ में। हमने मीरा भाईंदर शहर में 3 जिला अध्यक्ष को बहुत सक्रिय रूप से देखा है। एक संतोष पेंडुलकर, दूसरे अंकुश मालुसरे और तीसरे अभी जो नवनियुक्त हुए हैं अरुण कदम। इन तीनों में एक बात जो सबसे कॉमन थी, ये एक ही जगह पर एक ही जनसमूह के साथ एक ही समान चेहरे वालों के साथ 10 बार 50 बार आंदोलन करते थे। आज अरुण कदम की नियुक्ति के बाद भी जो भीड़ है उसमें कहीं भी बढ़ोतरी नहीं दिखी है। 50 लोगों के अंदर ही वहां खड़े थे आंदोलन करने वाले, उससे ज्यादा तो पुलिस वाले भी थे अगर आप जाके वहां पे काउंटिंग करेंगे तो क्या ये कह सकते हैं कि 3 साल होने को आ गया, लेकिन राष्ट्रवादी का 3 साल अभी तक हुआ ही नहीं? ये बहुत विषम मुद्दा है क्योंकि पब्लिक देख रही है, स्टेशन पे मीरा स्टेशन में जनता दिख रही है, एक ही जगह पे कवर करके आंदोलन हो रहा है। मीरा भाईंदर इतना बड़ा क्षेत्र है लेकिन बार बार एक ही जगह को टारगेट किया जा रहा है और एक ही लोग, एक ही जनसमूह है जो मीडिया में आके अपना वक्तव्य दे रहे हैं, एक ही जनसमूह है जो मीडिया में आके अपनी बातें रख रहे हैं, बाकी तो कोई दिख ही नहीं रहा है। तो क्या ये है राष्ट्रवादी की विस्तार पॉलिसी मीरा भाईंदर शहर में कि कोई दिख ही नहीं रहा है? मैं आपको ये सवाल अच्छा है। देखिए, सत्याग्रह करने के लिए, आंदोलन करने के लिए एक व्यक्ति काफी है। आपको याद होगा बापूजी, आपको याद होगा, याद है, आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरा सवाल आपसे यह है कि 3 वर्षों में हुआ क्या श्याम भाई? 3 वर्ष और एक ही भीड़। बहुत कुछ हुआ। देखिए, भीड़ दिखाना और जताना एक अलग मुद्दा है। मैंने आपसे कहा आंदोलन करने के लिए सत्याग्रह एक ही व्यक्ति काफी है। आज हमारे कई कम से कम 50-60 तो लोग वहां थे, लेकिन इसका मतलब हाँ 50 के नीचे हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रीय कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कमी है। देखिए, आज का जो युवा वर्ग है, आज जो वर्किंग डे है, बारिश की समस्या जो भी है, सबके परिवार है, कुछ न कुछ काम से बाहर निकल जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो संगठन से जुड़े नहीं हुए। हाँ, जितने आए हैं उसी से आंदोलन हुआ और अच्छा आंदोलन हुआ, अच्छा रिस्पांस मिला। और जहां तक आप जिस विषय पर आंदोलन हुआ, महंगाई के मुद्दे पर आंदोलन, ये बहुत सोचने का विषय है। 1 साल में आपका सिलेंडर का भाव, एलपीजी का भाव आपका 850, 900, 600, 700, 800, 850, 1053 तक पहुंच गया। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या कांग्रेस के राज्य में ऐसा हुआ था? क्या कांग्रेस के राज्य में इतनी एलपीजी की जो सप्लाई थी, कमी थी, तो इतना कम रेट में देते थे? इसका जो रेट लगता था ऐसा नहीं, सेम था। तो अब थोड़ा बहुत बढ़ गया होगा, ठीक है, समझ। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो अपर लेवल के हैं, इसको कंट्रोल करने में, मिनिमाइज करने में, फाइनलाइज करने में फाइनेंशियल डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं एक अच्छे अर्थशास्त्री थे मनमोहन सिंह, कैसे मैनेज किया था? 400, 450 का सिलेंडर आज 1000। इसमें मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा। फॉलोइंग द गवर्नमेंट्स डिसीजन, बेनिफिशियरीज ऑफ प्रधानमंत्री योजना विल रिसीव अ सब्सिडी ऑफ 200 पर सिलेंडर इन देयर बैंक अकाउंट। ठीक है, द बेनिफिशियरीज विल पे 803 पर यूनिट फॉर ए हाउस होल्ड एलपीजी सिलेंडर थैंक्स टू दिस सब्सिडी। 803 रुपया प्लस 200 रुपया भरना ही पड़ता है आपको, तो 1000 रुपये के आसपास आपका जाता है। और ये 200 रुपये आपको सब्सिडी मिलता है, आपको एक दिन में तो नहीं मिलेगा, 10 से 15 दिन में मिलता है। हाँ, इतना, आपको 1000 रुपये भरना ही है।